हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि जो है आपका यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो राजन की सीरीज चलाई जा रही थी, उसमें आपका समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मूल्यांकन, सामाजिक अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। इन सब का बहुविकल्पी और अति लघु कंप्लीट हुआ है। अब देखिएगा, जो लघु उत्तरी है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको हम क्या करेंगे कि एक बार सारा कंप्लीट कर लेते हैं, बहुविकल्पी और अति लघु। उसके बाद फिर एक एक सब्जेक्ट को हम जो है जो आपका लघु उत्तरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले पहले जो है क्या करना है कि सभी का बहुविकल्पी और अति लघु कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लघु उत्तरी सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज हम कवर कर लेंगे। तो देखिएगा, आज का जो है क्लास हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो 7 पेपर है यानी कि संस्कृत, उसकी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो राजन सीरीज का है, आप सभी को पता है। तो आपको पता है कि संस्कृत 25 नंबर का होता है और आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न है और पढ़ेंगे ऐसे हम कि क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। जहां पे जरूरी है वहां पे आपको समझा दिया जाएगा। हर एक ऑप्शन पे बात होगी ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ चार चार पांच पांच क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा हुआ है कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जब स्वरों को हम उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा, ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं। हर्ष स्वर, है ना? हर्ष स्वर, ठीक है। आपका जो है दीर्घ स्वर, ठीक। और अगला है आपका प्लुत स्वर, ठीक। हर्ष स्वर बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर बोलने में हर्ष का 2 गुना मतलब कि समय लगता है, और प्लुत स्वर का जो है उच्चारण करने में दीर्घ स्वर का जो है उससे भी ज्यादा समय लगता है। तो वही कह रहा है कि स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसके आधार पे आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं, है ना? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ज वर्ण का उच्चारण स्थान है। यानी कि ये आपका 2023 में पूछा है, ज वर्ण का उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज है वो किस वर्ग में आता है। तो च, छ, ज, यानी ये आपका च वर्ग में आता है। किस में आता है? च वर्ग में आता है। तो क वर्ग तो कंठ में होता है, फिर च वर्ग किसका होता है? च वर्ग में तालु होता है। तो च वर्ग में ज है तो आपका क्या हो जाएगा? तालु। यानी कि जो ज का उच्चारण स्थान है वो तालु है। ठीक, देखिएगा, पहले समझ लीजिएगा क वर्ग में कौन कौन से आते हैं। क वर्ग में आप क वर्ग के जो आपके वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग, 1 मिनट, पेन और पतली कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मोटी है। देखिएगा, क वर्ग, ठीक। उसके बाद आपके क्या आते हैं? ह, छोटा आ, बड़ा आ और आपका विसर्ग। ठीक है, ये जो है आपके कंठ से इसके उच्चारण होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ग का उच्चारण स्थान कैसे पता करेंगे? ग किस में आता है? क वर्ग में आता है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना? तो क वर्ग का क्या है? कंठ है। चलिए आगे देखते हैं। क वर्ग में क वर्ग हो गया, अ, छोटा बड़ा अ विसर्ग, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। और तालु में क्या होता है? च वर्ग हो गया आपका, च वर्ग, और आपका छोटी ई, बड़ी ई, य, और ये शिट्टी वाला स, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। यानी तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। अब आते हैं ओष्ठ। ऑप्शन स की बात कर लेते हैं। तो ओष्ठ यानी जो होठों से उच्चारण स्थान होता है,
तो क्या होता है आपका जो प वर्ग है यानी प, फ, ब, भ, आपका ये सब जो है क्या है, ओष्ठ से होता है। ठीक, प वर्ग हो गया आपका, और छोटा ऊ और आपका बड़ा ऊ, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। बात करते हैं ऑप्शन द की। तो मूर्धा में क्या मूर्धा में जो है आपका ट वर्ग होता है। ठीक है, ट वर्ग जो है उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। और आपके कौन से होते हैं, री। ठीक है, ऋ से ऋषि और र और स, ये आपके इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान आपके मूर्धा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो जो ज वर्ण है उनका उच्चारण स्थान तालु। ज च वर्ग में आता है, तो च वर्ग हो गया छोटी ई बड़ी ई, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। कंठ का जो है, कंठ में कंठ से जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो कौन कौन से हैं आपके, क वर्ग हो गए, ह हो गया, छोटा अ, बड़ा अ और विसर्गी, इन सब का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। ठीक, ओष्ठ में देखिएगा, ओष्ठ से हम किन वर्णों को उच्चारित करते हैं, तो प वर्ग हो गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन सब का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ठीक, मूर्धा, मूर्धा से हम किस वर्णों का उच्चारण करते हैं, ट वर्ग, री और र और श, मूर्धा से हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभवः धातु रूप में पुरुष एवं वचन है। तो सबसे पहले देखिएगा ये लिखा है अभवः। अगर आपका अभवः, अपठ, अ जो है गच्छ, ये सब लिख के आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका लंग लकार है। ठीक, इस क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लेता है। अगर लग गया आगे तो आप समझ लीजिए लंग लकार है। और लंग लकार किसके लिए यूज होता है, जो है आपके भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आप सभी तो थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की जानकारी होगी ही। तो हम डायरेक्ट यहाँ ये लिखना स्टार्ट करते हैं, अपठत। ठीक है, अपठत, अपठताम, फिर आपका आया अपठन। ठीक, अपठन। उसके बाद आते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष की बात कर लेते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है आपका, अपठ। माफ करिएगा, मैं जो है पठ धातु का स्टार्ट कर दिया, जो कि हमें करना था भ, सॉरी। चलिए फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ह्यूमन एरर। देखिए अभव पूछ रहा है तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, अभवत। ठीक, अभवत, अभवताम, अभवताम, फिर आपका अभवन, है ना, अभवन। उसके बाद आपका आएगा अभवः। क्या आएगा, अभवः। तो ये आपका यही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, अभवः। तो अभवः धातु रूप में पुरुष और वचन पूछ रहा है, तो ये आपका प्रथम पुरुष है, ये आपका मध्यम पुरुष है, और ये आपका एक वचन है, ये आपका द्विवचन है, और ये आपका बहुवचन है। तो ये क्या हुआ, मध्यम पुरुष का आपका एक वचन है। तो कहाँ पे है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही होगा, मध्यम पुरुष एक वचन। तो आप धातु रूप, शब्द रूप, ये सब अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान समास होता है। तो जो आपका पहला पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक, प्रायः जो उत्तर पदार्थ यानी प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्ता का इष्टतम कारण है। तो कर्ता का जो इष्टतम इष्टतम कारण होता है वो आपका कर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र है। तो जो अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र है वो आपके दीर्घ संधि का सूत्र है। किसका है, दीर्घ संधि का सूत्र है।
अब यहीं पे हम देख लेते हैं आपके अयाद संधि का सूत्र क्या होता है, क्योंकि आपका ये एग्जाम में पूछता है अतिलंब उत्तरीय में। तो अयाद संधि का जो सूत्र है वो है एचो अयावायवः। ठीक, एचो ये आपका जो है प्लुत स्वर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ य वा या व। ठीक, एचो अये एचो अय वायावह। ठीक, ये आपकी अयाद संधि का सूत्र है। और गुण संधि का सूत्र क्या है उसको देख लेते हैं। गुण संधि का सूत्र है आपके आद गुण। क्या है? आद गुण। ठीक, दीर्घ संधि का तो ये दिया हुआ है, अकः स्व सवर्ण दीर्घ। अब यण संधि का देख लेते हैं। यण संधि का क्या है? तो यण संधि का है आपका इको यड़च। ठीक, क्या है? इको यड़ची। ठीक, इको यड़च, ये आपका यण संधि का सूत्र है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचो ये एचो अयवायावह सूत्र है। तो यहीं पे हमने पढ़ा एचो अयवायावह सूत्र आपके अयाद संधि का है। तो ये आपका क्या हो गया? अयाद संधि का है। ठीक है। दीर्घ संधि का क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक, यड़ संधि का क्या है? इको यड़च। और गुण संधि का क्या है? आद गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मधुधन अरि की संधि होती है। तो देखिएगा, मधुधन अरि की जो संधि होती है, यानी कि जब इनका हम ये आपका संधि विच्छेद है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, है ना? तो मधुधन अरि का जो संधि होता है वो होता है आपका मध्वरि। क्या होता है? मध्वरि। ठीक, तो देखिएगा कैसे होता है आपका। ये मधु है और ये अरि है, तो यहाँ पे क्या है आपका? छोटा उ प्लस ये आपका छोटा अ, है ना? तो आपका जो छोटा ऊ है और यानी जब छोटा ऊ प्लस मिलके आपके क्या बनाते हैं? व बनाते हैं। तो ये कौन सा संधि हुआ आपका? ये आपका जो है यड़ संधि हुआ। कौन सा संधि हुआ? यड़ संधि हुआ। ठीक है, दिया है मधुधन अरि, तो ये मधु में छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ हुआ। और ये अ है, ऊ प्लस यानी ऊ और का जब मेल होता है तो आपका व बनता है ना? तो मधुधन अरि का फिर क्या हो जाएगा? ये जो ध है, जब इसमें से मात्रा निकल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये जो मधु है इसमें से जब ऊ की मात्रा निकल जाएगी तो ये आधा आधा हो जाएगा, है ना? और ऊ प्लस अ मिल के आपका क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। उसके बाद आप ये री लिख ही लेंगे। क्या बन गया? मध्वरि। तो ये ऑप्शन द आपका सही है। और ये आपका कौन सा संधि है? यड़ संधि है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 9 में पूछ रहा है, चे धन अनय की संधि होगी, यानी चे धन अनय की संधि होगी। तो इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, चे पे कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है? अ है। तो ए प्लस अ का जब मेल होता है तो आपका क्या बन जाता है? अय बन जाता है। ठीक, ए प्लस अ का जब मेल होता है तो आपका अय बन जाता है। और ये आपका कौन सा संधि है? अयादि संधि है। ठीक है, कौन सा संधि है? अयादि संधि है। देखिएगा, जो बच्चे संधि नहीं आती है उनको जो है क्लासेस हमारी कराई गई हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो वहां पे संस्कृत की क्लास में आपको जो है संधि की क्लास मिल जाएगी। वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो वहां से आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो समझिएगा, च में एक ही मात्रा है। ठीक है, तो ये ए हो गया। और ए प्लस अ का जब मेल होता है तो अय बनता है। तो चे धन अनय तो क्या हो जाएगा? चयनय। ठीक, चयनय। देखिएगा, यहाँ चयनम लिखा है, यहाँ आई थिंक फिर म होगा या फिर यह होगा। देखिएगा, चयनम हुआ। और ये आपका कौन सा संधि है? अयादि संधि है। अगला है आपका अवनीशः। तो अवनीशः में कौन सी संधि है? तो अवनीशः में आपकी दीर्घ संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्तर में संधि है। तो प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? तो प्रत्युत्तर में आपका यड़ संधि है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
देवालय में संधि है, तो देवालय में संधि पूछ रहा है तो देवधन आलय, देवधन आलय, ठीक, देवधन आलय है, ये आपका क्या है, जो कि दीर्घ संधि है, ठीक, देवधन आलय में दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एकोन चत्वारिशंत, यानी कि ये आपका क्या है, चत्वारिशंत मतलब क्या होता है, 40, ठीक, एकोन, एकोन यानी एक कम, तो 40 में एक कम तो आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो देखिएगा, 47 का क्या होता है, 29 का क्या होता है, 49 का क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। देखिएगा, 47 यानी 47 का क्या होता है, ये आपका होता है 40 + 7 होता है, तो 7 को हम लिख लेंगे सप्त, उसके बाद 40 को क्या बोलते हैं, चत्वारिशंत, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे चत्वारिशंत, ठीक, ये आपका 47 का हो गया। 29 का क्या होता है, 29 यानी एक कम 30 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकोन त्रिशंत, ठीक है, क्या हो जाएगा, एकोन त्रिशंत, त्रिशंत का मतलब क्या होता है, 30 होता है, ठीक, एकोन त्रिशंत, तो एक कम 30, तो आपका क्या हो जाएगा, 29 यानी एकोन त्रिशंत। 49 का क्या होगा, 49 यानी 50 ना, तो 50 से एक कम क्या होता है, 49 होता है, यानी 49, तो ये क्या हो जाएगा, एकोन 50, ठीक, 50, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोर भयम में समास है, तो चोर भयम में आपका तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, आपका तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, यही आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके पंचमी विभक्ति का जो है प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आपके पंचमी विभक्ति का। अगला क्वेश्चन है, अहम बालकम पश्यामि, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, यानी अहम बालकम पश्यामि का जो है इसको कर्मवाच्य में बदलने पे इसका हो जाएगा आपका मया बालकः दृश्यते, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ओम में ओ के आगे बना ये क्या है, यानी कि ये जो इस ओ के आगे ये जो बना है ये क्या है, तो ये आपका प्लुत स्वर है, क्या है, आपके प्लुत स्वर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ठीक है, जब हमने पहला सॉरी सेकंड क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको वहां पे बताया था, देखिएगा, ई किस में आता है, आपका जो है आपका च वर्ग, यानी च छ ज झ, फिर आपका छोटी ई, बड़ी ई और य और श, तो इन सभी वर्णों का जो उच्चारण होता है वो आपके तालु से होता है, किससे होता है, आपके तालु से होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बस सही होगा, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपके तालु से होता है। कंठ का किससे होता है, क वर्ग का, क वर्ग हो और छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग और ह जो होता है, इन सब वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है ना। और मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण किन वर्णों का होता है, जो आपके ट वर्ग के हैं वो, और री से ऋषि, और र और पेट पार स, इन सब का उच्चारण आपके मूर्धा से होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि पितृणम में, पितृणम पद में कौन सी संधि है, तो देखिएगा, पितृणम में आपका जो है दीर्घ संधि है, कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है, इनका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, वो देखिएगा, पितृधन ऋणम, ठीक, क्या होगा, ऋणम, पितृधन ऋणम, तो यहाँ पे भी छूटा है, यहाँ पे छूटा है तो इन दोनों का मेल आपका क्या बन जाता है,
पितृम बन जाता है और ये आपका है दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है तो ज्ञानम बिना न मुक्ति, यही आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है चतुर्विसंति का अर्थ है, तो विसंति का अर्थ होता है 20, चतुर का अर्थ होता है 4, तो 20 + 4 24। ये आपका आंसर सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए आपका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका ऋत लकार के लिए किया जाता है। लट लकार आपके वर्तमान काल के लिए किया जाता है। ठीक, वर्तमान काल के लिए। लंग लकार आपके भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए। और लोट लकार आपके आज्ञार्थक के लिए होता है। और विधि लिंग जो होता है वो चाहिए के अर्थ में होता है। अगला क्वेश्चन है हरि हरों में कौन सा समास है, तो हरि हरों में आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है नवरत्नम में कौन सा समास है, तो नवरत्नम यहाँ पे संख्यावाची है, तो आपका नवरत्नम में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लंबोदरः में कौन सा समास है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर बहुब्री होगा तो बहुब्री सही होगा, अगर बहुब्री नहीं है तो आपका कर्मधारय समास होगा। ठीक है, लंबोदरः में कौन सा समास है, तो लंबोदरः में आपके कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है बालक का चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा, तो बालक का जो चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन होता है वो होता है बालकाय। बच्चे आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा किन किन बच्चों को शब्द रूप और धातु रूप याद हो गया है। अगर आपको शब्द रूप धातु रूप याद हो गया होगा तो आपका 5 नंबर पक्का है। अगला क्वेश्चन है नपुंसक लिंग है, तो आपका नपुंसक लिंग पूछ रहा है, तो एते जो है वो आपका नपुंसक लिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पितुः किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो आपका जो पितुः है वो आपकी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे धेनु का विभक्ति और वचन है, तो आपका जो धेनु है इसका धेनु आपका धेनु शब्द का ये रूप चल रहा है, तो धेनु का विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। अगला क्वेश्चन है वारि शब्द के तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखिए, तो वारि शब्द की तृतीया एक वचन में चुनकर सही रूप लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा? वारिड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वारिड़ा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर्व शब्द का सर्वेशाम रूप बनता है, तो सर्व शब्द का आपके सर्वेशाम रूप आपकी खष्टी में बनता है। किसमें बनता है? आपकी खष्टी में बनता है। अगला क्वेश्चन है पश्यामी रूप किस लकार का है, तो आपका जो पश्यामी रूप है वो आपका लट लकार के रूप में है। अगला क्वेश्चन है भवनम में संधि है, तो आपके जो भवनम है इसमें आपका अयादि संधि है। कौन सा संधि है? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है वसुधैव में संधि है, तो वसुधैव में जो संधि है वो आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है भ्रातरों में समास है, तो भ्रातरों में आपका जो समास है वो आपका एक शेष द्वंद्व समास है। कौन सा? एक शेष द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है विद्याधनम में समास है, तो विद्याधनम में देखिएगा आपका कौन सा समास है, तो आपका कर्मधारय समास है। ठीक, विद्याधनम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं, तो बहुब्रीहि समास के आपके 2 भेद होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे निर्मच्छिकम में कौन सा समास है, तो निर्मच्छिकम में आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। देखिएगा आप सभी को मैं बता दूं कि संधि हो गया, समास हो गया, इन सब की क्लासेस आपको कराई गई हैं, तो आप वहां से एक बार क्लास कर लेंगे ना तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में आपके बहुब्रीहि समास है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिलोचना में समास होगा, तो त्रिलोचना में आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है।
अगला क्वेश्चन है यशोधरा में कौन सा समास है? तो आपकी यशोधरा में आपके बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है समुद्रम में कौन सा समास है? तो समुद्रम में आपके अव्ययी भाव समास है। ठीक, समुद्रम में आपके अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है निम्न में स्वर का भेद नहीं है, यानी कि कौन सा है जो स्वर का भेद नहीं है? तो दीर्घ हो गया, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर, ये सब तो है, लेकिन आपका जो अंतस्थ है ये आपका व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन 10 सही होगा। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वर कहलाते हैं, तो संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग आपके 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ठीक, आपके ट वर्ग, प वर्ग, क और आपके एक बार पूछिएगा। हाँ, चलिए कितने हैं आपके? 5 जो है वर्ग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके जो क ख ग घ अंग अंग को छोड़ के च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ़ प फ ब भ ये सब जो होता है ना, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, तो आपका जो व्यंजन वर्ण है वो आपका हल कहलाता है। स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग है वो 5 है ना। ये क वर्ग जो हो गया वो है आपका, च वर्ग हो गया, ठीक, आपका ट वर्ग हो गया और आपका क्या हो गया? द वर्ग हो गया। ठीक है, क वर्ग हो गया और आपका प वर्ग हो गया। ठीक, आपके ये जो एक दो तीन चार पांच, ये जो पांचों वर्ग हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। क ख ग घ अंग 5 है। फिर आपका च छ ज झ इय है ना, ट ठ ड ढ ड़, यानी हर वर्ग में 5 है। तो 5 वर्ग और 5, तो टोटल आपके जो स्पर्श संख्या है, स्पर्श व्यंजन है, वो टोटल 25। ये चीजें याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे कहलाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपकी जो एक मात्रा का समय लगता है वो आपके हस्त स्वर में लगता है। किसमें? हस्त स्वर में लगता है। अगला क्वेश्चन है ट वर्ग के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, तो आपका जो ट वर्ण है, देखिएगा यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो जो आपका ट वर्ग है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सबसे पहले समझिएगा, अगर यहाँ पे स्पर्श ना देके इसकी जगह अगर आपका मूर्धा देता तो आपका ये ऑप्शन सही होता, लेकिन मूर्धा है नहीं, तो आपका जो ट वर्ग है वो आपके स्पर्श व्यंजन में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन स सही होगा। अगला क्वेश्चन है व वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो जो आपका व वर्ग है वह वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे वह वर्ण होगा। ठीक, तो जो वह वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान है, इसका आपका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। अगला क्वेश्चन है दंत किसका उच्चारण स्थान है? तो आपका जो ल है ना, ये आपका, इसका उच्चारण स्थान आपका दंत है। ठीक, अगला है ज वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो जो आपका ज वर्ण है इसका उच्चारण स्थान आपका तालु है। क्या है? तालु है। अगला क्वेश्चन है यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिएगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, 2-3 बार डिस्कस किया, जो यह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान आपका तालु। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंठ तालु से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ण है? तो ए और ए जो है वो आपके कंठ तालु से उच्चारित होने वाले हैं। समझिएगा कैसे। जो ए है ये आपका संयुक्त स्वर है। ठीक, ए जो है वो कैसे मिलके बना है? अ प्लस ई से। ठीक,
तो अ का हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि अ का जो आपका उच्चारण हम जो करते हैं वो कंठ से करते हैं, और ई का जो उच्चारण करते हैं वो हम तालु से करते हैं। तो अ प्लस ई से ए बना है, तो ए दो वर्णों से बना है, तो ये जो दो वर्ण कंठ और तालु से मिलके उच्चारित किए जाते हैं, सॉरी, अ जो है उच्चारण किया जाता है कंठ से, ई किया जाता है तालु से, और अ प्लस ई मिलके ए बना है, इसलिए ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ तालु है। कंठ तालु की जगह कंठ तालव्य भी लिख के आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पठेत किस लकार का रूप है? तो आपका जो पठेत है वो आपके विधि लिंग का जो है ये रूप है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पंचमी विभक्ति में कारक का चिन्ह होगा। तो पंचमी विभक्ति में जो कारक का चिन्ह होगा वो से होगा। ठीक, पंचमी विभक्ति से। अगला क्वेश्चन है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह होगा। तो संप्रदान कारक में जो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह है वो है आपका के लिए। ठीक, क्या है आपका के लिए। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो आपके संप्रदान कारक के लिए होता है। इन सब की क्लासेस आपको कराई गई हैं, आप कर लीजिए क्लास, फिर आप इस क्लास को करेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। तृतीया विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति जो है वो क्या है? कर्ता ने कर्म को करण के, ये वाला तो पढ़े होंगे ना, वही है तृतीया विभक्ति आपके करण कारक है। ठीक, अगला है, उल्काय तमह रोचते वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका पूछ रहा है, तो इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सह हरे कुप्यति में हरये शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हरये शब्द में आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिलेसु में प्रयुक्त विभक्ति है। तो तिलेसु में आपकी प्रयुक्त विभक्ति जो है वो है आपकी सप्तमी विभक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्रोधात में कौन सी विभक्ति है? तो क्रोधात में आपकी पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? आपकी पंचमी विभक्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में यम है। तो संस्कृत भाषा में जो यम है वो 4 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। तो वर्ण के जो भेद है वो 2 है, यानी स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, आजीवनम सब में समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो आजीवनम में आपका जो है अव्ययी भाव जो है समस्त अव्ययी भाव समास है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगच्छत रूप है। तो जो आपका अगच्छत रूप है वो आपके प्रथम पुरुष का है। ठीक, किसका है? आपके प्रथम पुरुष का। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फिर भी यहाँ से ही समझ में आ जाता है कि ये आपका प्रथम पुरुष का है। तो देखिए 66 क्वेश्चन हमने किया है, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, आप कोशिश करिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए। जो बच्चे नए हैं, जिनको ये चीजें नई लग रही हैं, इससे पहले छोटी छोटी क्लासेस हैं उसको कर लीजिए, 1 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन सब को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।